जी तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.4। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम किताब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स 5th एडिशन में से हम ये एग्जांपल करने लगे हैं। तो जैसा कि ये हमारे आसिम रज़ा जो हमारे काफ़ी पुराने भाई हैं, सब्सक्राइबर भी रह चुके हैं, तो ये उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियोस बन रही हैं, कुछ हमने हल करना है। तो लिहाजा गाइज़ इसी वजह से हमने एक ग्रुप बना लिया हुआ है व्हाट्सएप पे मैथ ब्रांड के नाम से। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। वहाँ पे आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मुतल्लिक जो जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, तो आप वहाँ पे यार पूछें हमसे, आपको वीडियो लाजमी मिलेगी, चाहे वो हमारे रिलेटेड है या रिलेटेड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगी तो आपको उस क्वेश्चन का हल मिलेगा। अब हमारा जो मेन मतलब के एडिशन है वो है बेसिक इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस 11th एडिशन, लेकिन हमारे भाई थे फंडामेंटल वाले, तो लिहाजा हमने उनके लिए देखे अलहदा से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो लिहाजा इसको हम अपने तरीके से समझाएंगे, आपको ईजी करके समझाएंगे। इनकी किताब को के ऊपर जो मैंने तरीका देखा वो काफ़ी इनके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी टफ वे है। अब मैं सिंपल वे में समझाऊंगा। फर्स्ट जो इनकी यहाँ पे बुक के अंदर मिस्टेक है वो ये है कि ये स्विच को ओपन रख के ऐसे सर्किट दिखाते हैं, लेकिन जबकि मेन ये होता है स्विच को क्लोज करके फिर ऐसे ओपन करने की कंडीशन दिखाते हैं। इससे तो ये सीन है, इसने टाइम जीरो के ऊपर क्या किया है जी, टाइम जीरो के ऊपर इसे ओपन किया हुआ है। लेकिन जबकि मेन जो किताब हमें बताती है ना इनकी, ये फंडामेंटल वाली, वो ये कहती है कि ये क्लोज है टाइम जीरो के ऊपर। तो यार ये आपकी जो मतलब आपका जो लिखने वाला था, यानी कि वो राइटर है जो बुक का, उसने अच्छी तरह से इस किताब को पब्लिश नहीं किया हुआ। ये बिग मिस्टेक है उसकी। अब शायद उसके जहन में कोई और कंसेप्ट हो, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं किसी को गलत वैसे भी नहीं कह सकता। लेकिन मेन जो इसकी डिमांड बनती है वो ये होती है कि सर्किट को क्लोज रखा जाए और बाद में उसके एरो से शो करवाया जाए कि इसने बाद में ओपन होना है। अब ये ऐसे हो गया जैसे ये परा ही सेकंड कंडीशन के ऊपर है। तो लिहाजा चले आए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा तरीका होता है कि हमने टाइम जीरो के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होती है, जिसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों आ जाएं। तो वोल्टेज हमने फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, टाइम को लेके जाएंगे जीरो माइनस पे। तो गाइज आपको मैं एक चीज़ याद करवाता चलूँ कि जब टाइम हमारा जीरो माइनस का क्या मतलब है, यानी जब हमने अभी बैटरी टच ही करवाई, अभी सिस्टम को टच ही करवाई, तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का ये असूल है कि वो एकदम से अपने अंदर चार्ज को स्टोर होने ही नहीं देते, वो कुछ टाइम लेते हैं। तो लिहाजा इस कंडीशन में क्या होता है, इसके क्रॉस वोल्टेज स्टोर नहीं होंगे, इसके क्रॉस कोई करंट नहीं होगी, तो लिहाजा ये शॉर्ट हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। क्योंकि वोल्टेज आप देखिएगा, किसी भी प्रोफेसर से पूछिएगा, वोल्टेज जब नहीं होते किसी सोर्स में तो वो ओपन होता है पोल। वैसे भी आपने देखा होगा करंट हमेशा वायर में फ्लो करती है, जबकि जो वोल्टेज होते हैं उनको पोल से शो करवाया जाता है। ऐसे साइड से हम ऐसे साइड में करते होते हैं, ऐसे रखते होते थे वोल्टेज को, ये पोल होते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको शो करवाया जाता है। तो चले आए आप करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। अब मैं टाइम जीरो माइनस पे लेके गया हूं, तो मुझे न्यू शेप ड्रा करनी पड़ेगी। देखें अब जीरो माइनस पे फिर ये कंडीशन यही कह रही है, अगर शायद राइटर का ये सीन हो, मुझे जो समझ आई है कि टाइम जीरो के ऊपर ये स्विच ओपन होता है, उसका कहने का ये मतलब है। तो टाइम यानी जीरो माइनस पे फिर ये क्लोज हुआ, तो देखें अगर ये ओपन हो जाते हैं पोल मतलब इस वायर के, तो क्या होगा, इस वायर के अंदर कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। क्योंकि हमेशा हम वहां जाते हैं, कहने करंट को अपनी डेली लाइफ की मिसाल से समझें कि इंसान हमेशा वो रास्ता चूज करता है जहां से आगे मतलब बंदे को रास्ता मिले, ये ना हो कि आगे वो ब्लॉक हो और वो घर तक जा भी ना सके, ठीक है। तो क्या है जी, ये रास्ता मतलब खुल गया, यानी ये कह लें कि कोई डैमेज आ गया वे पे, तो लिहाजा करंट वहां पे जा नहीं सकती, तो सारी की सारी करंट आगे से गुजरेगी, जबकि जो हमारा इंडक्टर है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सर्किट बन जाएगा, देखें इस तरह से। कैपेसिटर ओपन हो गया, ठीक है, और इंडक्टर शॉर्ट हो गया, ठीक हो गया जी। ये 6 ओम का रेजिस्टर और ये 4 ओम का रेजिस्टर, और ये हमारा सर्किट आ गया इस कंडीशन में। अब देखें गाइज, अब हमने क्या करना है, अब बात कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, समझे इस चीज को कि आपने क्या करना है जी, आपने इसके अंदर एक करंट को फ्लो करवाना है, जिसको नाम आपने देना है जी आई जीरो का, ठीक है। आई जीरो माइनस तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम करंट को नाम देंगे जीरो पे, ठीक है। और इसके अंदर हमने 6 ओम के क्रॉस कुछ वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, जिनको आपने नाम देना जी क्या, वी वीसी जीरो कह सकते हैं, वी जीरो कह सकते हैं, बात एक ही है, क्योंकि वीसी जीरो और वी जीरो आपस में बराबर होते हैं। तो लिहाजा ये ऐसे ही आई एल जीरो और आई जीरो आपस में बराबर होते हैं, जब दोनों मतलब कह लें मिक्स्ड
सीरीज या सर्किट्स में आ जाएं। तो यहाँ पे देखिए एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। नहीं तो पहले जो हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, वहां पे एक चीज पाई जाती थी। अब नेक्स्ट आपने इसके साथ कैसे डील करना है, आप इसके ऊपर करंट मालूम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस में डिवाइड करवा दे तो आपको करंट मिल जाएगी। IL0 इज इक्वल टू, देखें टोटल वोल्टेज है 10 जो कि आगे जाके डिवाइड होते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि 4 + 6 हो जाएगी। तो लिहाजा इसमें 1 एम्पेयर फ्लो कर रही है, आपको भी पता चल गया होगा क्योंकि 10/10 1। तो लिहाजा आगे हम बात करते हैं VC0 की। VC0 कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगने वाला है, क्योंकि इस रजिस्टर के क्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जबकि हमारे पास एक मुकम्मल सर्किट है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कहता था 6, यानी जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं उस रेजिस्टेंस को डिवाइड करवा दो टोटल रेजिस्टेंस से और मल्टीप्लाई करवा दो टोटल वोल्टेज के साथ जो कि सप्लाइड होती है, यानी 10 वोल्ट। तो लिहाजा यहां से आपको जो वोल्टेज मिलेंगे वो होंगे 6 वोल्ट। ये आप खुद चेक कर सकते हैं, यही आएगा क्योंकि ये 10 हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमने अपनी जीरो कंडीशन पे जाके काम सेट कर लिया, यानी टाइम जीरो पे जाके हमने अपना काम कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब गाइस हम जाएंगे 0+ के ऊपर। 0+ पे के ऊपर क्या होगा, ये सर्किट होगा ओपन। ठीक हो गया, ये सर्किट हुआ ओपन। किस तरह से जी, इन सबको चार्ज मिल गया, यानी कैपेसिटर चार्ज हो गया। थोड़ी देर बाद आपको पता है टाइम जीरो के ऊपर जाके ना कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर भी चार्ज हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बैटरी का जब काम खत्म हो गया तो हम उसको उतार देंगे, यानी उसकी वायर को कट कर देंगे। तो लिहाजा अब इनकी बारी है, इस छोटे से सर्किट की बारी है। तो आप मेंशन करना चाहिए, कर भी सकते हैं, ना भी करना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा आप मेंशन कर दें तो अच्छी बात है। ऐड 0+, ठीक हो गया। तो लिहाजा इस कंडीशन में हमारे पास ये सर्किट सारा खत्म हो जाएगा, प्रीवियस सर्किट, बस इतना छोटा सा सर्किट रह जाएगा। तो लिहाजा देखें, ये मैं सर्किट ड्रा करता हूं। अब इंडक्टर को शॉर्ट नहीं करना, कैपेसिटर को ओपन नहीं करना, क्योंकि अब ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर चार्ज स्टोर हो चुका है। इनको इतना टाइम मिल चुका है कि ये अपना काम कर सकते। जैसे कह लेंगे नवाज शरीफ को टाइम मिल चुका था कि वो हमारा मुल्क लूट के चला जाए, फिर से आ गया। क्या बोले इस गंजे को, गंजा भी है ना, कबूतर उड़वा रहा था अपने मैदान में। तो देखें गाइस, इसके क्रॉस वोल्टेज है VT और इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रही है IT के नाम से। ये 6 ओम है और ये 0.5 हेनरी है। ठीक हो गया। तो लिहाजा अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, आप लगा दे लूप, क्योंकि ये एक लूप, या क्योंकि सारे सीरीज की फॉर्म में अटैच हैं तो लूप ही लगेगा। आप सब के ऊपर लूप अप्लाई करें तो सबकी वोल्टेजेस लिखी जाएंगी, क्योंकि KVL ही लगता है। आपने लिखना अप्लाई KVL एट द गिवन सर्किट। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसको काफ़ी एक्सप्लेन करूंगा। अगर एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये सर्किट AC वाले काफ़ी टफ होते हैं। अब देखें, यहाँ से हम करंट को चलाना स्टार्ट करते हैं तो 3 एक रेजिस्टेंस है, साथ में करंट मल्टीप्लाई होगी तो वोल्टेज लिखे जाएंगे, क्योंकि KVL का मतलब ही वोल्टेज लिखना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज बराबर होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये करंट और ये रेजिस्टेंस। आगे एक कैपेसिटर के क्रॉस हमारे पास करंट क्या होती है, बात कुछ इस तरह से है। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो हमारे पास करंट होती है गाइस, सॉरी वोल्टेज हमने लिखना है ना, करंट मैं बोल गया हूं। वोल्टेज जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1/, कैपेसिटेंस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज, ये उसका फार्मूला होता है DT। ठीक हो गया। सॉरी गाइस, वोल्टेज नहीं, करंट। तो लिहाजा गाइस आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारी करंट आ चुकी है, ये हमारी कैपेसिटेंस आ चुकी है। वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, जब इस रेजिस्टर के क्रॉस हम गुजरेंगे 6 ओम के क्रॉस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 6 IT आ जाएगा, क्योंकि करंट IT है और 6 रेजिस्टेंस है तो मल्टीप्लाई होंगे। तो लिहाजा हमें इसकी क्या मिल जाएगी, वोल्टेज। आगे एक इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होती है, आप जाके फार्मूलाज चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पर भी वैसे आपकी किताब में दिए गए होंगे। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा जी, इसके क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो बराबर होती है L इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो लिहाजा हमारा लूप यानी चक्कर मुकम्मल हो गया, हमने इसको इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको शुरू में ले आना है, तो लिहाजा ये आ गया शुरू में, और इसके साथ जो भी चीज़ मौजूद है उससे सबको डिवाइड करवा दें दूसरी वैल्यूज़ को। तो देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/LC। मैंने L से सबको डिवाइड कर दिया इसका L खत्म करने के लिए।
तो कुछ इस तरह से गाइस आगे देखें 6 + 3 9 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है। तो 9 को हम L से डिवाइड करवा देंगे, साथ में आ जाएगा IT इज इक्वल टू 0। अब गाइज हमारा ये हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। वो जो आपने देखा होगा फंडामेंटल की किताब में, जो बच्चे मतलब आसिम भाई जो समझ नहीं आए हुए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो आपका तरीका ना, वो तरीका हो सकता है आपका डिफरेंट हो, लेकिन हमारा जो तरीका ना वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, जिससे हमें कभी भी परेशानी पेश नहीं आई। वहां पे आप मैंने देखा ना जो वो तरीका काफी टफ है, आप इस तरीके को समझें। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन को खत्म करना है, यानी इसे डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है जिसमें डेरिवेटिव की डिग्री 2 पाई जाए उस इक्वेशन के अंदर। तो लिहाजा इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन का। आपने लिख देना है टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ये लिखना आपका काम है। मैं यहाँ पे टाइम नहीं इतना ज़ाया करूंगा। जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो उसका मतलब होता है d/dt से सबको मल्टीप्लाई देना। तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, d² और dt²। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं करंट के ऊपर जाके यहाँ पे स्केयर ठोकते हैं, तो वो ये ऐसे हो जाता है ये पूरी इक्वेशन का स्केयर है, तो वो लाजमन गलत है। तो लिहाजा अब आप इसको साइड पे कीजिएगा, पहले इसको लिखें ये जो वैल्यू आपको दी गई है। तो ये लिखने से पहले आपने क्या करना है, 9 को L से डिवाइड कर देना। L की क्या वैल्यू दी गई है 0.5। तो ये देखें ये आ गया कैलकुलेटर, यहाँ पे इतना आपको हाथ नजर नहीं आएगा, चले मैं करता हूँ और आपको बता देता हूँ। वैसे 9 डिवाइडेड बाय 0.5 तो ये 18 बनता है। तो 18 तो आ गया गाइज इनटू IT है, तो IT के साथ d/dt मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया d/dt इनटू IT। ठीक हो गया, मतलब डिग्री के मुताबिक हम बनाते हैं इक्वेशन हमेशा। अब 1/LC भी आप कर लें, मतलब 1 को डिवाइड कर दें LC के साथ। 1 डिवाइडेड बाय L हमारे पास है 0.5, जबकि हमारे पास कैपेसिटर है 0.02। तो लिहाजा गाइज ये 100 आता है, ये हमारे पास 100 निकलता है, ये 1/LC 100। और आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन और डेरिवेशन का कुछ रिलेशन इस तरह से है जैसे 2 को मल्टीप्लाई दी जा रही हो 1/2 के साथ, तो हमेशा आंसर 1 मिलता है। तो लिहाजा इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में कैंसिल होंगे और सिर्फ हमारे पास IT रह जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन बन चुकी है। ठीक हो गया। अब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे S की फॉर्म में, जो कि हमारे आसिम भाई की किताब में लिखा हुआ है। फर्स्ट डिग्री के मुताबिक ये बनता है S²। हमेशा कोशिश करनी होती है, हमने यहाँ पे 1 बनाना होता है, इसी वजह से हम यहाँ पे जो भी नंबर होता है उससे सबको डिवाइड कर देते होते हैं। उसके बाद मतलब डेरिवेटिव S से रिप्लेस होते जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 18 × S। और ये जो लास्ट होता है उसको वैसे ही लिखा जाता है, पता क्यों, क्योंकि ऐसे डिग्री चल रही होती है। देखें यहाँ पे S का वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे S की 1 हो गई, यहाँ पे S की 0 होती है। तो S किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करंट पाई जाती है। तो लिहाजा इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास किस चीज को मालूम करने की इक्वेशन, रूट्स को मालूम करने की इक्वेशन। तो आए रूट्स मालूम करते हैं। तो गाइस देखें यहाँ पे एक आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का फार्मूला देखा होगा। यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 18 है और C की वैल्यू 100 है। तो लिहाजा हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, S इज इक्वल टू रख देना जी, फार्मूला लगा दें -b प्लस -√b² -4AC डिवाइडेड बाय 2A। तो मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसका मतलब सारा कवर करके आंसर देता हूँ आपको। मुझे इतनी उम्मीद है आपको मैथ में कमज़ोर नहीं होंगे, आप इतना तो कर सकते हैं वैल्यूज़ पुट करके इनको सॉल्व करना। तो गाइज ये देखें मेरे पास ये निकले हैं रूट्स। S इज इक्वल टू -9 प्लस -4.35J। ये कैसे आया है, इसके अंदर एक माइनस बन रहा था, यानी माइनस इंटू जिसका मैंने अंडर रूट लिया जिससे मुझे ये वैल्यू मिली, उसके साथ -1 आ रहा था। -1 बराबर होता है अंडर रूट -1 आयोटा के। तो आयोटा को इन द लैंग्वेज ऑफ लीनियर सर्किट एनालिसिस वी रिप्रेजेंटेड विद J। तो लिहाजा हम इसको J के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद मैंने 2 से तकसीम किया सबको, क्योंकि 2 × 1 था तो 2 बटे में था। तो लिहाजा यहाँ पे 18 था, जैसा कि आपको पता है B था, तो लिहाजा ये 9 रह गया और ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास S1 आ रहा है -9 प्लस 4.35J, जबकि S2 आ रहा है हमारे पास -9 -4.35J। तो गाइज ये रूट हमारे पास क्या है, ये रूट है हमारे पास कम्प्लेक्स। लिहाजा हमारी जो कंडीशन है वो है ओवरडैम्प्ड। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन का तरीका होता है, ये आपने यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास रूट कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स क्या पार्ट होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट आ जाए, तो ये इमेजिनरी पार्ट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे जी, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो मेरा तो दिल कर रहा है नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं, तो चले यहाँ पे एक इक्वेशन बना ही देते हैं। तो गाइस चेक करें, अब हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे
करंट की वैल्यू, यानी कि जो आप जिस चीज़ को मालूम करना चाह रहे हैं वो आपने लिखनी होती है, यानी जिसके मुताबिक आपने डेरिवेटिव की इक्वेशन लिखी होती है। कभी कभार ये भी होता है कि हम वोल्टेज को मालूम करना चाह रहे होते हैं लेकिन हमें करंट के प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ता है, तो लिहाजा आपने इक्वेशन में वो वाली यहाँ पे शो करवानी है वैल्यू जो कि आप डेरिवेटिव में लिख के आए थे। तो इसका फार्मूला होता है K1, जहाँ पे आसिम भाई आपकी किताब में A1 मेंशन है, यहाँ पे हम K1 का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ई की पावर जो यहाँ पे पहला नंबर ओरिजिनल होता है वो यहाँ पे इसके टी के साथ मल्टीप्लाई होता है। देखिए -9 है ना, 7 टी के मल्टीप्लाई होगा इसकी पावर में। और अगर प्लस में लिखा हुआ है नंबर तो कास के साथ इसका एंगल बन जाता है। देखें कास 4.35 टी, जे की जगह टी आ गया, ठीक हो गया। आगे सेंटर में आएगा प्लस, फिर K2, जहाँ पे आपकी आसिम भाई आपकी किताब में A2 है, हम K2 इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन हर एक का अलग अलग तरीका, आप जिस तरीके को इजी समझे वो आपकी अपनी मर्जी है। तो K2 ई की पावर फिर से वैसे ही -9 टी। अब ये जो माइनस की फॉर्म में है इसको साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कास को प्लस से और माइनस को साइन से। तो साइन आगे एंगल लिख दे 4.35 टी। तो इस तरह से हमारा ये हो गया करंट का इक्वेशन आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करते हुए इनकी वैल्यूज लानी है K1 और K2 की, और इस तरह से हमें इंशाल्लाह आंसर मिलेगा। और वो भी काम मेरा है और मैं करूंगा। देखें हम क्या करेंगे गाइस, इससे पहले टाइम को जीरो पे ले जाएंगे। ये मालूम करने का एक वे होता है, हम टाइम को लेके जाएंगे जीरो पे। अब मेरा दिल है नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। यहाँ चले मैं अपना दूसरा रजिस्टर लेता हूँ जिस पे यानी कि हमारे पास ये सामने रहे हमारी ये सारा प्रोसेस, और दूसरे आपके सामने सारा यानी यहाँ पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो रुक जाए ज़रा, थोड़ा सा वेट। चले यार छोरे, रजिस्टर को इसी के ऊपर करते हैं, कोई नहीं इतना खास होगा। अब आपने क्या करना है, टाइम की जगह जीरो पुट करना है। ठीक है, आपने रखना है @t=0। साइड पे आप लिख सकते हैं क्योंकि ये मेंशन करना थोड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया तो ये आपका गलत साबित होगा। आप देखें गाइस i 0 आ गया, ठीक है, i × 0। तो अब देखें हमने ये कहाँ पे फाइंड आउट किया था, हम इस चीज़ को पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कहाँ पे जी, ये ऊपर देखें IL 0 मैंने बताया था i 0 के बराबर है, तो उसकी वैल्यू क्या थी 1। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आई टी की जगह क्या लिखेंगे 1, क्योंकि टाइम 0 पे चला गया। ठीक हो गया। आगे देखें गाइस, अगर टी की जगह 0 पुट होता है तो ई की पावर 0 आप कहीं पे भी चेक कर लीजिएगा कि 1 के बराबर होती है, तो K1 रह गया। ठीक है, और साथ में कास का एंगल भी 1 हो जाए 0 हो जाएगा। देखें कैसे, टाइम 0 हुआ, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एंगल 0 बनाएगा, तो कास 0 पे 1 होता है। तो लिहाजा ये हमारा प्रोसेस हो गया, K1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। पता है कैसे, क्योंकि आगे साइन है तो साइन कभी भी 0 की लाइन पे वैल्यू नहीं देता, वो हमेशा 0 देता है। क्यों? क्योंकि साइन हमेशा 90 और 270 के सेंटर में जो है अपनी हुकूमत रखता है, जबकि जो कास है वो 0 से 180 के एंगल पे अपनी हुकूमत रखता है। तो लिहाजा ये हमारी आ गई K1 की वैल्यू। अब K2 के लिए हमें थोड़ा बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशन मिली है ना, इसका पहले आपने ले लेना डेरिवेटिव। तो लिहाजा आए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, फिर हम इसका डेरिवेटिव का प्रोसेस करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट प्रोसेस यही होता है। अब मैं आपको ना 2 स्टेप समझाऊंगा। आपने पता क्या करना होता है, जो इक्वेशन आपको मिलती है ना थ्रू रूट्स, उसका आपने डेरिवेटिव लेना होता है। पहले तो उसको 0 पे रख के हल करना होता है, किसी ना किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है या कोई एक इक्वेशन मिल जाती है K1 और K2 के साथ। और दूसरा स्टेप होता है आपने उसी इक्वेशन को दोबारा उठा के एक दफ़ा उसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो देखिए मैंने आपके सामने इक्वेशन रखी है, लिहाजा हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आ जाएगा d/dt इंटू करंट, और इन सब का डेरिवेटिव एक एक को उठा के मैं आपको साइड पे चेक करवाता हूँ। तो देखें हम ऊपर थोड़ा इनका करके डेरिवेटिव लेते हैं। तो K1 तो एक कांस्टेंट टर्म है, उसने रहना है बाहर ही। ठीक है, इनटू हमारे पास क्या आएगा, देखें e की पावर है -9t। ठीक है, और साथ में cos 4.35t हो रही है मल्टीप्लाई। तो ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो इनके ऊपर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, वो कहता है आप क्या करें जी, पहली वाली टर्म को छोड़ें एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लें दूसरे का। ठीक है, तो ये आ गया दूसरे का डेरिवेटिव। और साथ ही साथ प्रोडक्ट रूल ये कहता है सेंटर में प्लस लगाएं, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लिकेशन प्लस को सपोर्ट करती है और डिवीजन माइनस को सपोर्ट करती है। कहता है साथ ही साथ प्लस लें सेंटर में और इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दें, क्योंकि यार एक चीज़ को बारी दे रहे हो तो दूसरे बंदे को भी तो बारी दो ना यार, उसने कौन सा हक तलफी किया जो आप उसकी मदद नहीं कर सकते। तो लिहाजा इन्होंने अपनी जगह रिप्लेस करनी है। तो अब इस इक्वेशन के मुताबिक इसके नीचे आप लिख सकते हैं वैल्यू। तो आए लिखते हैं जी, ये मैंने आपके सामने लिख दिया सारा प्रोसेस। देखें क्या होगा,
यहाँ पे काज का पहले डेरिवेटिव आएगा जो कि साइन होता है, और उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा। एंगल में क्या होगा गाइस, देखें d/dt इंटू 4.35t, ये कांस्टेंट टर्म है, इसने पीछे हो जाना, dt/dt आ जाना, इसने कैंसिल हो जाना और ये कांस्टेंट पीछे निकल आना। तो लिहाजा पहले का हमारे पास आएगा 4.35 e⁻⁹ और cos का क्या होता है, साइन होता है। तो लिहाजा आपको एक और चीज बताता चलूं गाइज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो सी के वर्ड से शुरू होते हैं उनका हमेशा जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस में निकलता है, तो लिहाजा ये माइनस भी साथ में आएगा। तो लिहाजा ये आ गया साइन इंटू 4.35t, एंगल पहले वैसे लिखा जाता है, ठीक हो गया। अब दूसरा देखें, यहाँ पे आ जाए इस दूसरे नंबर पे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक दफ़ा e⁻⁹ को वैसे का वैसे लिखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद डेरिवेटिव आएगा इसके ऊपर वाली पावर का। तो पावर में देखें वैसे ही होगा, यानी dt/dt हो जाएगा और -9 पीछे चला जाएगा। तो ये देखें क्या बन जाएगा, -9 इंटू e⁻⁹t और साथ में काज वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि इस दफ़ा काज का डेरिवेटिव नहीं हो रहा। अब दूसरे नंबर पे चलें, दूसरी जानिब जो हमारे पास दूसरा मतलब कि ये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ +k2 = ठीक हो गया। तो देखें गाइस इसका कैसे डेरिवेटिव लेना है, बस थोड़ी सी यहाँ पे रिप्लेसिंग होगी, यहाँ पे साइन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन और यहाँ पे भी जी साइन। तो देखें गाइस ये कैसे लिखा है मैंने, देखें साइन था और बाकी e⁻⁹ कॉमन था, तो इस तरह से इनका मैंने डेरिवेटिव लिखा है, ठीक हो गया। तो लिहाजा बात वही है गाइस, यहां पे तो आप देख सकते हैं दूसरी टर्म का डेरिवेटिव वही आना जो यहां पे आया, बस कास की जगह साइन पुट हो जाना है क्योंकि ई का डेरिवेटिव हमारे पास ये रकम आई थी। और इसका थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो क्या कि इसका एंगल तो पीछे आएगा लेकिन साइन जो है उसका डेरिवेटिव होता है कॉस, और वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। मैंने बोला सिर्फ सी वाले वर्ड जो होते हैं ना जिनका डेरिवेटिव लिया जाए वो माइनस में देते हैं आंसर। तो लिहाजा इसका ये आ जाएगा 4.35 e⁻⁹ वैसे का वैसे ही होगा पीछे, और साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटर में आएगा माइनस, मैंने बोला ना यही चीज आ जाएगी दूसरे की भी, बस उसमें क्या होगा, साइन यहां पे होगा तो साइन पीछे से मल्टीप्लाई होकर यहां पे साइन ही रहने देगा 4.35t। ठीक हो गया गाइस, डन हो गया। अब आपने क्या करना है, इस डेरिवेटिव के टाइम को ले जाना है 0 पे, यानी ज्यादातर हमारा टाइम 0 से ही पाले पड़ते हैं, तो आपने लिखना है एट t = 0। अब तकरीबन मैंने हिसाब लगाया, आपको डेरिवेटिव की तो समझ आ गई होगी। वैसे मेरा डेरिवेटिव से इतना ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी जितनी किताबों में जो कंसेप्ट आता है, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो या किसी दूसरी किताब से हो, मैं सारा आपको कहने के प्रोसीड करवाऊंगा। अब आपने t की जगह पुट करना है 0, तो d/dt इंटू i/0। तो देखते जाएं गाइस, साइन मैंने आपको पहले भी बताया था 0 पे आंसर 0 देता है, यहाँ पे पूरा टोटली 0 हो गया क्योंकि इसने 0 ना पूरा और इसको भी 0 कर देना है। cos 1 दे देता है, तो लिहाजा यहाँ पे -9 बचेगा, वो बात की बात हम करते हैं। ये तो बच गया, ठीक है, ये हमारा बच गया, मैंने टिक लगा दिया। यहाँ पे ये वाला साइन 0 हो जाएगा। अब इन दोनों की बात करते हैं, ये क्या देंगे, देखें ये जो क्या होगा जी, e⁻0 जो होती है ना वो 1 होती है और cos 0 पे 1 देता है, 1 ये होगा -9 इंटू 1 इंटू 1, तो लिहाजा ये देगा -9, तो -9 k1 के साथ मल्टीप्लाई होकर बना देगा -9 k1। और अब नीचे की जानिब चलें तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे ये मुझे 1 देगा, cos यहाँ पे भी 1 देगा, तो ये बन जाएगा +4.35 k2। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास आ गया इक्वेशन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने ना वो जो प्रीवियस सर्किट था ना आपके पास उसको उठा के वापस लाना है, यानी जो आपने छोटा सा यहाँ पे बनाया था इस तरह से, देखे मैं आपको याद करवाता हूँ, उसी सर्किट को दोबारा बनाना है, यानी जब आपने दूसरी कंडीशन लगाई थी t0+ पे। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था, यहाँ पे हमारा रजिस्टर था जी, ये शायद 6 ओम का था, आगे पीछे वैल्यू हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा इतना। ये था हमारा 0.5 हेनरी का, और ये था कैपेसिटर 0.02 फैरेड का, और इसके क्रॉस हमारे पास इस तरह से वोल्टेज मेंशन थे V/T। ठीक हो गया गाइज, मैंने देखे वही कंडीशन बना दिया सारी, और इनमें एक करंट फ्लो कर रहा था I के नाम से। तो अब हमने इसके ऊपर क्या करना है जी, हमने दोबारा से एक दफ़ा लूप लगाना ताकि हम डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकें। बस आपने इस दफ़ा इंटीग्रेशन से गुरेज करना है, वो आपने कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखें
हम यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे, जैसे कि आपने केवीएल ही अप्लाई करना है तो 6 इंटू आई टी आ जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जब आपने यहाँ से गुजरना तो देखें करंट इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जाती है, तो आपने इसकी इंटीग्रेशन लिखने की जगह डायरेक्ट इसकी अननोन वोल्टेज लिख देनी है, यानी माइनस इंटू वी टी, ठीक है। ये चीज़ समझे मेरे दोस्तों, ये चीज़ समझें, यहाँ पे आपकी सोच आके अड़ती है। यहाँ पे आप डायरेक्ट वो लिख दें अगर इंटीग्रेशन, तो आपका क्वेश्चन ही नहीं हल हो सकता। अब आगे बढ़ें, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन से गुरेज करना होता है जब डेरिवेटिव की दूसरी फॉर्म बनानी होती है। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है जी आसिम भाई? दूसरा स्टेप ये है हमारा कि आपने t0 प्लस वाला लेके सर्किट दोबारा से उसकी इक्वेशन बनानी है डेरिवेटिव की फॉर्म में, ताकि हम इस जीरो डेरिवेटिव वाली जो वैल्यू है वो निकाल सके और हमारी ये इक्वेशन बन जाए, जिसमें हम k1 पुट करेंगे हमें k2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट चलें तो देखें 3 के क्रॉस हमारे पास जब करंट गुजरेगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू आई टी। और लास्ट में इंडक्टर है जिसकी हमने पहले भी लिखी थी L इंटू, जो डेरिवेटिव आता है ना उसको आपने नहीं मिस करना, डेरिवेटिव आप लिखें इंटीग्रेशन से बस आपने गुरेज करना है। तो ये चक्कर मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव को इस साइड पे रहने देना, बाकी सबको उठा के उधर ले जाओ दूसरी साइड पे, क्योंकि हम ये चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं। बाकी सब उधर गए तो देखें 6 प्लस 3 9 था, तो ये उधर जाके -9 आई टी आ गया, और ये माइनस वी टी था तो ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस वी टी हो गया। और होल के बटे में आ गया 1/L, क्योंकि ये L भी साथ के है। अब वैल्यूज पुट करें, टाइम को 0 पे ले जाएं फिर से, तो 1/L यानी गाइस देखें 1/L यानी ये 1/0.5, तो ये शायद 2 होता है मेरे ख्याल में, जितना मुझे पता है 1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो बिल्कुल गाइस ये 2 होता है। और उसके बाद 2, और आपको पता है करंट की 0 पे वैल्यू हमारे पास 1 एम्पेयर आई थी, तो लिहाजा -9 आ गया, क्योंकि -9 इंटू 1 1, सॉरी -9। और वोल्टेज की 0 के ऊपर हमारे पास वैल्यू जो हमने प्रीवियस निकाली थी वो 6 आई थी, जब हमने टाइम को 0 पे रखा था, 0 माइनस पे, तो +6 इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कितना बन रहा है, -3 बचा और -6 आ गए हमारे पास ये करंट की वैल्यू। अब इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में, आप इनको इक्वेशंस के नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है k1 की हमने प्रीवियस अभी वैल्यू निकाली है जो कि 1 आई थी, लिहाजा यहाँ पे k1 की जगह 1 पुट हो गया, और उसके बाद यहाँ से हमें k2 की वैल्यू मिलेगी, और हमारा क्वेश्चन एट द लास्ट सॉल्व हो गया। देखिए ये 9 और k2 इधर ही रह गया इसी साइड पे, और बाकी सारा कुछ उधर चला गया। देखें -9 उधर जाके +9, और बटे में आ गया 4.35। तो इसको सॉल्व कर लें जी, और आपका आंसर आपके सामने हाजिर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ काफ़ी हद तक आ गई होगी। तो इसी तरह से यार आसिम भाई और बाकी भाइयों, जो भी आप भाई बहन जो भी हैं, जो भी आप हमसे सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लें, क्योंकि ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ आप काफ़ी मार खाएंगे इससे शोबे के अंदर, क्योंकि ये आपकी बेस, अगर आपने इसको कमज़ोर छोड़ दिया तो आप मार खा जाएंगे। तो देखें ये हमारे पास आ रहा है, तो ये k2 की वैल्यू आ गया। डायरेक्ट पुट करें अपनी इस इक्वेशन में, ये जो आपको बाय यूजिंग रूट्स मिली थी, तो लिहाजा इसमें हम पुटिंग करेंगे। अभी ज़रा मैं लाइट को ऑफ करता हूँ, क्योंकि लाइट शायद ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा दी है इसने। ये क्या कर दिया है, चलो यार जाने दो, छोड़ो, हम इक्वेशन लिखते हैं। आई टी k1 और k2 की वैल्यू पुट कर दें और आपका क्वेश्चन हल। k1 हमारे पास कितना आया था 1, तो लिहाजा उसको लिखने की ज़रूरत ना भी पड़े तो ना भी लिखें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो काज एक दफ़ा मेरे ख्याल में मुझे चेक करना चाहिए k1 की कितनी वैल्यू आई है, 1 नहीं थी गाइस, ठीक है। तो 4.35t, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आई है +0.689। इस इक्वेशन के ऊपर ध्यान दें, इस इक्वेशन के ऊपर यहाँ पे वैल्यूज पुट हो रही हैं। ये हमारी मेन इक्वेशन थी करंट की, जिसको हमने इस्तेमाल करते हुए इतने लंबे प्रोसीजर से गुजरे और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो 0.689, साथ में हमारे पास आ गया e⁻⁻9t और sin 4.35t। तो आसिम भाई इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल होती है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो अभी मुझे इजाज़त दें, काफ़ी लंबी वीडियो बनी है, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करना था। मुझे उम्मीद है मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा। अगर आपको समझ आती है तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये लेक्चर।